हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करवा रहे थे और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता कि आप टॉपिक को तैयार कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो भी चीजें आपने पढ़ ली हुई हैं, अब आपको ये देखना है कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, तो एक दिन में 10-15 प्रैक्टिस सेट लगाने से बेहतर ये है कि आप एक ही सॉल्व कीजिए, उसको एनालाइज करिए कि मेरा कौन सा टॉपिक यानी कि प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को आप फिर से रिवाइज करिए, उसके बाद आप दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो 10 प्रैक्टिस सेट जैसा कि घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। मैं चाहूँ तो इसको एक दिन में सॉल्व करवा दूँ, लेकिन उसका कोई पर्पज, उसका कोई मतलब हल नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि अपने आप को एनालाइज करना। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि हाँ कहाँ पे मेरा टॉपिक सही हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, और जो भी गलत होगा उसको हम दोबारा से रिवाइज करके दोबारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बात और बता दूं कि हमने इसमें केवल जीएस के और करंट के प्रश्नों को सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, यानी कि हम जीएस और करंट को देखेंगे, बाकी जो मैथ्स का क्वेश्चन है या फिर जो उसका पैराग्राफ का प्रश्न है, हिंदी और इंग्लिश के जो पैराग्राफ हैं, ये सब चीजें हम नहीं सॉल्व कराएंगे, जिससे वीडियो लंबी हो जाएगी और वो सॉल्व नहीं, उसको प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, यानी कि मैथ्स क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा और जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है इसका प्रैक्टिस करिएगा। जहां पे अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैथ्स के ऊपर हम वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, ये हम लगातार कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया कि मुझे मैथ्स पढ़ना है। तो जिसको पढ़ना होगा आप कमेंट करिएगा, उस पर भी हम जो है क्लास ले लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम केवल जीएस के जो प्रश्न है और करंट के जो प्रश्न है उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, शुरू करें। चलिए देखिए, इसने प्रश्न पूछ रहा है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। ऑप्शन ए अशोक है, ऑप्शन बी अकबर है, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य है और ऑप्शन डी शिवाजी है। तो सबसे पहली बात, बिंदुसार का अगर नाम आप देखेंगे तो ऑप्शन आपने बी और डी तो खुद से हटा दिया होगा। अब बचे अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये दोनों संबंधित है मौर्य वंश से। ठीक है, आपको ये बताना है कि किसका पुत्र था, यानी कि बिंदुसार के पापा का क्या नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रश्न 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अशोक का क्या संबंध है बिंदुसार से, तो बिंदुसार का बेटा था अशोक। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में जो दूसरी पीढ़ी है वो हो गई किसकी, बिंदुसार की, और उसके बाद आते हैं कौन, अशोक। ठीक है, यानी कि उल्टा देखिए, सी बी ए यानी कि ए बी सी चल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। प्रश्न नंबर 2, सिख धर्म की है, जैन धर्म की है, बौद्ध धर्म की है या मुस्लिम से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो त्रिपिटक संबंधित है किससे, बौद्ध धर्म से। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म किससे संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि पढ़कर ही आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़कर ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा बताइएगा, उसको अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म संबंधित है गौतम बुद्ध से और त्रिपिटक संबंधित है किससे, बौद्ध धर्म से। ठीक है, यानी कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। हुआ क्या था कि बुद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म था, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनकी शिक्षाएं थी, जो उनकी बातें थी, उनको इकट्ठा किया गया था, उनको संकलित किया गया था और फिर उसको 3 भागों में बांटा गया था। उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक में कौन कौन से हैं, यानी इसको 3 भागों में हमने बांटा हुआ था। तो एक हमारा क्या आता है, एक हो जाता है विनय पिटक। क्या हो जाता है, एक हो जाता है विनय पिटक। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है हमारा जो है सुत्त पिटक। ये किससे संबंधित हो गया, दूसरा हो गया सुत्त पिटक। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि विनय पिटक में क्या कहा गया है या सुत्त पिटक में क्या कहा गया है, किस बातों का जिक्र किया गया है। तो विनय पिटक संबंधित है नियम से। किससे संबंधित है, नियम से संबंधित है। अब आप याद कैसे रखेंगे किस में नियम दिया गया है, किसमें जो है शिक्षाएं दी गई हैं। तो देखिए, विनय में जो विनय पिटक है, इसमें नियम ना और या यहाँ भी आ रहा है और विनय में यहाँ पर भी नय आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे अक्षरों को लिंक करके याद रख सकते हैं कि विनय में क्या दिया गया है, नियम के बारे में दिया गया है, यानी कि आप संघ में कैसे रहेंगे, आपके क्या जो है मतलब किस चीज से, किस नियम धर्म का आप पालन करेंगे।
और शुद्ध पिटक में जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसको संकलित किया गया है। तीसरा कौन सा है? तीसरा हमारा अभिधम्म पिटक है। तीसरा कौन सा है? अभिधम्म पिटक। ठीक है, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि अभिधम्म पिटक को किस बौद्ध संगीति के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियां जिसको नहीं याद हो रही होंगी बताइएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। यानी एक ट्रिक के जरिए आप 3-4 शब्द को याद रख लेंगे, आप तुरंत जो है बता देंगे उस ट्रिक के जरिए कि कौन सा बौद्ध संगीति किस जगह पे हुई थी, अध्यक्ष कौन था और उस समय राजा कौन थे। ये तीनों चीज हम अच्छे से याद करा देंगे। बताइएगा जिसको भी पढ़ना होगा। तो अभिधम्म पिटक, ये विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक हो गया। इसी को त्रिपिटक कहा गया था और संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये एक दार्शनिक सिद्धांत है। आगे बढ़े, चलिए। कह रहा है कि पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? कौन सा साम्राज्य? पाल साम्राज्य, इसका प्रथम शासक पूछ रहा है। तो प्रथम शासक की अगर हम बात करें इसमें, तो ऑप्शन ए गोपाल दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया विजयनाथन, ऑप्शन सी है धर्मपाल और ऑप्शन डी है इसमें भास्करन। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा इसमें गोपाल, यानी कि ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? खिलजी वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश। देखिए इसका हमने जो क्लास लिया हुआ है ना, सारे ये जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी ये वंश हैं इनको लाइन वाइज यानी कि क्रम वाइज, है ना, कि क्रम पहले कौन आया फिर कौन आया, इसका प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले मुस्लिम राजवंश कौन था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी गुलाम वंश, है ना, गुलाम वंश। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी। गुलाम वंश को हम क्या बोलते हैं? स्लेव। क्या बोलते हैं? स्लेव डायनेस्टी। तो हमने ट्रिक बताया था क्रम वाइज याद करने के लिए कि सलाद खा लो तुम सभी लोग। क्या खा लो? सलाद खा लो तुम सभी लोग। तो सलाद से हो गया स्लेव, खा लो से हो गया खिलजी, ठीक है, तुम सभी लोग, तो तुम से हो गया तुगलक वंश, सभी से हो गया सैयद वंश और लोग से हो गया लोधी वंश। तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं या फिर जैसा आपको सही लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि भारत में शासन करने वाला जो पहला वंश था वो गुलाम वंश था, यानी कि स्लेव डायनेस्टी थी। 1206 ईस्वी से 1290 तक इन्होंने रूल किया हुआ था। प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? अष्टदिग्गज बोलते थे, या फिर नवरत्न कहा जाता था, या फिर अष्टप्रधान, या फिर अग्रहारम। तो शिवाजी महाराज का जो शासनकाल था उसमें मंत्रिपरिषद को हम किस नाम से जानते थे? उसको हम अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। इसमें कौन कौन से 8 मंत्री थे? इसमें पेशवा होते थे, अमात्य होते थे, और उसके बाद मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। ठीक है, चलिए प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, ये सारे प्रश्न हमने जो है अपने मॉडर्न इंडिया के संबंधित या जो भी सुधार से संबंधित क्लास ली हुई थी, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया हुआ था, उसमें सारे प्रश्न लिए हुए हैं। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग संस्थापक थे किसके? प्रार्थना समाज के। प्रश्न कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो काकोरी षड्यंत्र मामला है किस वर्ष में हुआ था? अभी इसका नाम बदला गया था, है ना, इसका नाम बदला गया था। इसका नाम क्या रखा गया आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। करंट का क्वेश्चन है ये कि जो काकोरी कांड था, कांड की जगह पे क्या शब्द चूज किया गया है? तो ये कब हुआ था? ये 9 अगस्त को हुआ था 1925 में। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। काकोरी षड्यंत्र मामला संबंधित है किससे? ये 1925 में 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये कहाँ पे? जो उत्तर रेलवे लखनऊ में, लखनऊ से कहाँ से? लखनऊ से सहारनपुर जो मतलब रेलवे है वहीं पे क्या किया गया था? वहीं पे 8 डाउन जो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी उस पर उसको लूट लिया गया था, और यही कांड था जो संबंधित है किससे? काकोरी कांड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो हमने कहा था कि जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। जो 1939 का उसमें क्या किया था इन्होंने? इस्तीफा जो दिया था वो किस नाम से फेमस है? वो त्रिपुरी संकट के नाम से, है ना।
तो 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद क्या किया था, कांग्रेस की अध्यक्षता से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उसी के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में। अब देखिए ईस्ट इंडिया से क्राउन में क्या हुआ था, देखिए सिंपल सी बात क्या है इसमें कि जब 1957 का क्या हुआ था, जब 1957 का 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसी क्रांति के बाद क्या किया था, उसी क्रांति के बाद जो सत्ता थी उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से ले करके उसको दे दिया गया था किसके, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1858। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी। कहने का मतलब हो गया कि स्वराज पार्टी का जो स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू के साथ, उसमें दूसरा कौन शामिल था। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू और इसके अलावा साथ था किसका, चित्तरंजन दास का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी इंडिया में कहाँ पे पाई जाती है, तो शांत घाटी में, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे, शांत घाटी में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी हो जाएगा। यह है कहाँ पे, तो ये स्थित है केरल में। कहाँ पे स्थित है ये जो शांत घाटी है, ये कहाँ पे, केरल में स्थित है ये। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलकर के गंगा बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा कहाँ पे, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर गंगोत्री। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा का निर्माण होता है और गंगा जो है कहाँ पे बनती है, ये देवप्रयाग में। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कहाँ पे, देवप्रयाग में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके चलिए, करा कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है। प्रश्न करा चुके हैं ऑलरेडी हम। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह पूछे या भोर का पूछे, भोर का तारा या सांझ का तारा, ये सब कौन सा हो जाएगा, सबका उत्तर शुक्र ग्रह। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या है, लेक सुपीरियर है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो लेक सुपीरियर क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की क्या है, ये झील है। ठीक है, क्वेश्चन 15, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन 15 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग आंसर अपने आप सोच लेंगे, उसके बाद में हम आंसर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ मेरा कौन सा प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब वीडियो देख के सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि आपको कहीं पलट के आंसर नहीं देखना है, आपको फटाफट हम आंसर बताते जा रहे हैं और आप अपना आंसर भी सोच रहे हैं कि हाँ मेरा कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, क्वेश्चन 15 का, इसमें आंसर ए सही हो जाएगा, अनाईमुडी। इसमें अनाईमुडी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अनाईमुडी सही हो जाएगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का शब्द ये किसने प्रस्तावित किया था। तो ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद है ये भारतीय अर्थशास्त्री थे राजा
राजा कृष्ण की देन है ये, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था की न्यूनतम वृद्धि दर से संबंधित थी। ठीक है, ये राजा जो कृष्णदेव है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजा यानी कि राज कृष्णदेव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। अच्छे से प्रश्न आया हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर है। अगर प्रश्न पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या होगी, तो कैस्पियन सागर होगी। कौन सी होगी? कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ताजे पानी की झील का मतलब क्या हो गया? सुपीरियर हो गया। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, इसका मतलब ये हो गया, देखिए बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। ठीक है, प्रच्छन्न हो गया, स्वैच्छिक हो गया, संरचनात्मक हो गया, प्रतिरोधात्मक हो गया, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। लेकिन आपको ये बताना है कि जो कृषि क्षेत्र में इंडियन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में या इसी को बोलते हैं छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है ऑप्शन बी, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। अगर यहाँ पे इंडिया ना लिखा होता, क्या ना लिखा होता? इंडिया ना लिखा होता, तो वहां पे क्या आंसर हो जाता? तो वहां पे आंसर होता नॉर्मन बोरलाग। किसका आंसर हो जाता? नॉर्मन बोरलाग। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? नॉर्मन बोरलाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? ये सारे प्रश्न करा चुके हैं अपनी क्लास में हम। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये दूध से है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? करंट का क्वेश्चन है। तो 2022-23 में जो बजट आया हुआ था, बजट है ना, बजट की अगर हम बात करें तो बजट आया हुआ था 2022-23 का। अब आपको बताना है कि उसमें राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, जीडीपी का 6.4%। जीडीपी का 6 पॉइंट, देखिए राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और कुल कितना बजट यानी कि अमाउंट उसका, ये आपको पता होना चाहिए। और हमारा ग्रोथ रेट कितना जो है बताया गया था। ये 4-5 फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। और बजट आपको यूपी का भी पढ़ना है ना, कि यूपी में कितना बजट आया है या पिछले साल की तुलना में कितना % बढ़ा हुआ है, किस योजनाओं में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें कितना जो है ये पैसा यानी कि वित्त अलॉट किया गया है। ये सब चीजें आपको देखना है इसमें। तो जीडीपी का 6.4% ये क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं इसको। करा के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। तो ये प्रश्न हम करा चुके हैं आपको। और संविधान के महत्व जितने जो 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, इन सब की क्लास हम ले चुके हैं ऑलरेडी। बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने क्लास नहीं देखी आप देख सकते हैं क्लास जाकर के। तो संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को किसमें निर्दिष्ट किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, 11वीं अनुसूची में। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन है इज करेक्ट। 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में क्या है बताइए? 12वीं अनुसूची में क्या है? सोचिए आप लोग, जिन्होंने क्लास किया होगा, हमने ट्रिक भी कुछ चीज़ों की बताई हुई थी, लिंक करके बताया हुआ था। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत को जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था किसको? नगर पालिका को। ठीक है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। और 12 ही अनुसूचियां, 13वीं अनुसूची नहीं, इसमें ऑप्शन सी कोई मतलब ही नहीं है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, किसमें? 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये संबंधित है दल बदल से। देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। ठीक है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, यानी कि अभी टोटल कितनी है? अभी है 12। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मूल संविधान के बाद जो ये 4 जोड़ी गई है, कितनी जोड़ी गई हैं? 4। इन चारों को किसी न किसी संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया हुआ है। तो 9, 10, 11, 12 ये आपको पता होना चाहिए कि किस संशोधन के तहत ये अनुसूचियां जोड़ी गई और किससे संबंधित हैं। तो हमने 3 तो बता ही दिया। बची 9वीं अनुसूची, इसको जोड़ा गया था 1951 में पहले संशोधन के तहत जो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वें के तहत 11वीं जोड़ी गई। ठीक है, और 74वें में 12वीं जोड़ी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है?
अब सरकार पराजित कहाँ पे हो जाए? राज्यसभा में। कहाँ पे? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? क्या प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है? क्या संसद भंग हो जाती है? या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है? या उपयुक्त में से कुछ नहीं होता? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होता। यानी कि ए बी सी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है किसकी? राज्यसभा की बात हो रही है। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि जो राज्यों में जो सीटों का बंटवारा दिया गया है ये किस उसमें भाग में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं है। ठीक है, तो क्या आवश्यक नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो। दूसरा इसमें कह रहा है कि पढ़ा लिखा हो, है ना, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो और भारत का नागरिक हो। तो देखिए इसमें से क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है आपको पता होना चाहिए। तो 23 का आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि पढ़ा लिखा हो ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा मोरली कि हाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए, बट इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो आपको क्या संविधान में दिया गया है, क्या नियम कानून में दिया गया है, आपको उस हिसाब से अपने प्रश्न का उत्तर टिक करना है। ठीक है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, यानी कि उसके पास योग्यता होनी चाहिए, और डी कह रहा कि भारत का उसको नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 24 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अब बताइए, संविधान के भाग को हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ट्रिक के थ्रू पढ़ाया हुआ है, शब्दों को लिंक करके पढ़ाया हुआ है। अब बताइए इसमें संविधान का भाग और विषय कौन सा सुमेलित नहीं? एक इसमें गलत है, बाकी तीनों मैच हैं। ठीक है, एक मिसमैच है। तो भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, भाग 3 में मूल अधिकार से संबंधित है, भाग 4 संबंधित है डीपीएसपी से, और भाग 5 संबंधित है मूल कर्तव्य से। अब 5 से आपको याद आ रहा होगा कि पांचों उंगलियां एक साथ रहती हैं, और साथ का मतलब होता है संघ बना के रहना। ठीक है, यानी कि इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 24 के डी में जो भाग 5 संबंधित है वो संघ से संबंधित है, तो इसमें मूल कर्तव्य नहीं होगा। ठीक है, मूल कर्तव्य किसमें है? यानी कि इसको जोड़ा गया संविधान संशोधन के तहत। मूल कर्तव्य को इस वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, कहाँ से, मानी कि जो अवधारणा ली गई कहाँ से ली गई है, और दूसरी चीज है कि किस संविधान के किस भाग में दिया गया है, और तीसरी चीज ये कि किस संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने पढ़ा हुआ है। दूसरी बात है कि आपने क्लास पूरी देखी है। ठीक है, नहीं देखेंगे तो नुकसान आपका ही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो किस भाग में, अगर आप ये 3-4 क्वेश्चन जितने मैंने पूछे हुए हैं अगर आप इसका उत्तर देते हैं तो इससे आपका रिविजन भी होगा, है ना। 1 सेकंड 2 सेकंड टाइप करने में लगेगा, लेकिन आपका रिविजन जरूर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी तीनों के मैच हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25, न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर इसमें हो जाएगा सी, 25 वर्ष। 25 का सी, यानी कि 25 का 25 वर्ष, यानी क्वेश्चन 25 का हो जाएगा कितना? लोकसभा में चुनाव के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही है, यूपी ट्रिपल एससी का हमने कराया हुआ है। देखिए ये 3-4 क्लास हमने ली हुई है। यूपी ट्रिपल एससी जितनी भी परीक्षाएं कराई हुई है, जितनी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसमें जीएस के जितने पार्ट हैं, जितने प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, आज तक की बात हम करें ना, जितने पेपर हो चुके हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस की हमने अलग अलग जो है टॉपिक पे क्लास ली हुई है। साइंस के 3 पार्ट हैं, 3 क्लास हमने ली हुई है, सब में 250-300 से ज़्यादा प्रश्न लिए गए हैं। और हिस्ट्री का तीनों पार्ट का हमने अलग लिया हुआ है, ज्योग्राफी ली हुई है, इन्वायरमेंट का लिया हुआ है, इकोनॉमिक्स का लिया हुआ है। तो जिनको क्लास देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न रिपीट में आते हैं, तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। तो मेरा सजेशन है कि आप क्लास को देखिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा के लिए जो चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष है। प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन के पहले नियम को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम।
तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर इसमें आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसमें आंसर सी हो जाएगा। ये संबंधित है किससे? जड़त्व के नियम से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि कोई वस्तु, कोई पिंड जो भी है, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। जब तक कोई इस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा वो क्या होगी? अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहेगी और वो अपने स्थिति के परिवर्तन का विरोध भी करेगी, है ना। इसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27, तो इसको हम बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोला जाता है इसको? आवृत्ति कहते हैं। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या जो कंपन होते हैं उनकी संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि आवृत्ति कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या मात्रक होता है? इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। और दूसरी चीज इसको और क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं कंपन प्रति सेकेंड। क्या बोलेंगे? आवृत्ति का मात्रक चाहे हर्ट्ज दे दे या फिर बोल दे कंपन प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना कंपन हो रहा है, ये क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाती है, कंपन प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी देखेंगे। शेयर करिएगा, ठीक है, सहयोग बना के रखिए। आगे प्रश्न चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान परमाणु होते हैं? तो किसके अष्टक नियम के अनुसार? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें हो जाएगा लिथियम। 28 का लिथियम इसमें सही हो जाएगा। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें केसीन पाया जाता है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दूध में क्या पाया जाता है? केसीन पाया जाता है। और इसी प्रोटीन के कारण क्या होता है? दूध का रंग सफेद होता है। तो अगर प्रश्न पूछे कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है, तो केसीन के कारण, यानी कि केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और जिससे जो होता है दूध का रंग सफेद होता है। गाय का जो दूध होता है हल्का पीला रंग का होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन। दोनों शब्द ध्यान रखिएगा। तो गाय के दूध में जो हल्का पीलापन होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? प्रश्न करा चुके हैं हम। साइंस के सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं साइंस के, मैक्सिमम। एक दो को आप छोड़ दीजिए अगर कहीं, तो बाकी सारे प्रश्न वही हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें कह रहा है कि बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B1। हमने विटामिन के सारे नाम, उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग और उनके कौन कौन से स्रोत हैं, इन सबको हमने पढ़ाया हुआ है। पढ़ाया क्या हुआ? जो प्रीवियस जो क्वेश्चन कराया हुआ है ना, उसी में सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ उसमें दिया गया है। ठीक है, देखिए क्लास आप लोग जाकर के बताइएगा। अब देखिए मैथ का प्रश्न है ये, जिनको भी नहीं आता है आप लोग बताइएगा, सॉल्व करा देंगे। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये दो चीज़ें आप 20 तक तो मिनिमम याद ही कर लीजिए, है ना। 20 तक के स्क्वायर यानी कि जो वर्गमूल होते हैं, स्क्वायर क्या होता है? जैसे 512 किसका क्यूब है, किस संख्या का? 8 का है, किसका है? ठीक है। या फिर अगर कोई पूछे कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये अगर आप 20 तक के स्क्वायर और क्यूब रूट को याद कर लेंगे तो मैथ्स के सॉल्यूशंस आपको जल्दी हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन को लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? 31 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 31 में ये 1331 किसका क्यूब रूट है? बताइए। 11 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 11 को, यानी 11 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे क्यूब लगा है, 11 बाहर हो जाएगा। 729 बताइए किसका स्क्वायर है? तो 729 स्क्वायर है 27 का। किसका स्क्वायर है? ये 27 का स्क्वायर है। देखिए आपको स्क्वायर याद है तो कुछ भी है नहीं इसमें, है ना, कोई ना फार्मूला ना कुछ। और 512 किसका क्यूब है? ये 8 का है। किसका है? ये 8 का सीधा। अब आप क्या करना है? 11 27 जोड़ लेना है, 8 माइनस कर देना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा फिर? 31 का। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 30 आपका, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न है, कोई टफ प्रश्न नहीं आता है इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, इसके स्क्वायर रूट को और क्यूब रूट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कह रहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं। दो संख्याओं का अनुपात। सीधा सा क्वेश्चन, आपको इसमें एक्स वक्स कुछ भी नहीं मानना है। देखिए तीसरी संख्या अगर सी है तो पहली संख्या ए हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा। कह रहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 17%। अब इस तीसरी संख्या से 17% यानी कि 117 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कितनी है? 50%। देखिए 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। अब इनका आप क्या निकाल लीजिए? रेशियो निकाल लीजिए। 3 3 जा 9,
इन्हीं का रेशियो पूछ रहा है आपसे, कुछ टफ नहीं है। तो 3 9 जा 27 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 5 जा 15 और ये 0, यानी कि 39:50। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें, है ना। तो सीधा क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ तीसरी संख्या मानेंगे एक्स, तो एक्स का कुछ बढ़ा के निकालेंगे, तो उससे बेटर है कि आप सीधा सही है फंडा अपनाइएगा। सीधा इसको ये मत समझो, सी क्या हो जाएगा, 100 हो, ये तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इससे 70% ज़्यादा 117, 50% ज़्यादा 150 हो जाएगा। अब इन्हीं का रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना आपको आता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सरल कीजिए √32। अब ये सिंपल सा, आप इसको क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन करेंगे नंबर्स का। आपको नंबर्स का फ्रैक्शन करना है, यानी कि 32 को तोड़ना है आपको, है ना। जब आप तोड़ेंगे उसको तो इसमें से कुछ संख्याएं बाहर आ जाएंगी, है ना। जैसे आप 2 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 5 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, है ना। 5 बार 2 आएगा इसमें, तो 4 बाहर हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर 4√2 बचेगा, और नहीं इसमें क्या बचेगा, 18 में 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ हो जाएगा ये 4√2 माइनस 3√2, क्या बचेगा यहाँ पे 3√2। ठीक है, नीचे भी ये सॉल्व करिएगा ऐसे आके, फिर उसमें कॉमन लेके कट जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैथ्स आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। बढ़िया आगे, ओके चलिए ठीक है। देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है इसमें, उसके बाद सीधा करंट अफेयर पे आएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 572 रुपए में एक कुर्सी को बेचा जाता है और एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। अब सीधा सा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप सीधा क्या करेंगे, कितना लाभ हो रहा है 30% का, कितने का लाभ हो रहा है 30% का, यानी कि 100 था तो 130 हो गया। तो इसमें जो आपको 130 है यही किसके बराबर है, ये 572 के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है, 572 के बराबर है। अब आपसे पूछा क्या है, कुर्सी का लागत मूल्य, तो हो जाएगा 130 से इसको भाग कर दो और 100 से को कर दो गुणा, मल्टीप्लाई, सीधा सा आंसर आपका हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 से भाग करो इसको, 13 एकम 13, 13 चौको 52 और 13 चौको 52, इसमें जाएगा 440। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। देखा, कुछ भी नहीं है मैथ्स में, है ना। बिल्कुल इजी तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जिनको पढ़ना होगा, समझ में नहीं आएगा, आप हमसे कमेंट करके स्पेशली पूछ सकते हैं, हम इस पर अलग से क्लास ले लेंगे। 10 प्रैक्टिस सेट है, 10 प्रैक्टिस सेट के मैथ्स को एक साथ इकट्ठा करके एक ही क्लास में पढ़ा देंगे सारा हम। जो भी जहाँ पर ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ पर ट्रिक बता देंगे, जहाँ पे क्वेश्चंस को आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अगर उसको सॉल्व कर सकते हैं हम वहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन को भी हम स्किप कर रहे हैं, सीधा आते हैं अपने जीएस के क्वेश्चन पे और करंट के क्वेश्चन पे। जिनको मैथ्स पढ़ना होगा हम बार बार बोल रहे हैं कि आप बताइएगा, तो हम 10 प्रैक्टिस सेट के मैथ्स को एक ही क्लास में लेकर के उसको समझा देंगे हम। एवरेज के क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो जाते हैं। अच्छा देखिए, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई करके फिर प्लस माइनस करते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सा क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ करके ऑप्शन देख के यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरायण का विलोम क्या है, इसमें पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरायण का मतलब हो गया क्या, दक्षिणायन, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश यानी कि विदेश गया हो, इसके लिए एक यानी कि क्या है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 37 में आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसित पत्रिका, क्या हो जाएगा, प्रोसित पत्रिका, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं आपको ये बताना है। तो बाकी 3 है, एक नहीं है 38 में, तो इसमें कूलंकषा नहीं है, बाकी तीनों के यहाँ यमुना की पर्यायवाची दी गई है। प्रयोजन का समानार्थी क्या होगा, प्रयोजन का मतलब क्या होता है, प्रयोजन बोलते नहीं कोई प्रयोजन है, तो इसका समानार्थी नहीं है पूछ रहा है। देखिए समानार्थी इसमें जैसे किस प्रयोजन के लिए, किसके उद्देश्य के लिए, किस लक्ष्य से, किस हेतु से, है ना ये, तो इसमें ऑप्शन डी नियोजन जो है ये प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी तीनों हैं ये। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, तो बहिष्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा बहिधन कार, है ना। इस संधि आपको पढ़नी पड़ेगी अगर नहीं पढ़ा आपने तो। अब देखिए यहाँ पे आ गया पैसेज पढ़िएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, नहीं आता है तो पूछिएगा। इसमें कुछ है नहीं, सीधा क्वेश्चन पैसे से ही पूछा जाता है, बाकी आपको सिनोनिम एंटोनिम थोड़ा बहुत याद होने चाहिए। रीजनिंग क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तरह से गूगली संबंधित है क्रिकेट से, किससे संबंधित है, क्रिकेट से, शब्द आपको पता होना चाहिए। तो गैम्बिट का प्रयोग हम किस खेल में करते हैं, गैम्बिट शब्द का यूजेज हम किस गेम में करते हैं आपको ये बताना है। तो ये संबंधित है किससे, शतरंज से, इसमें ऑप्शन बी से हो जाएगा। किसी कोड भाषा में यदि पावर कट को ये लिखा जाता है तो उसी में ट्रैकिंग को क्या लिखा जाएगा, सीधा इसमें एक प्लस माइनस करके लगाया गया होता है ना, तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सीधा आते हैं अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस पे। ठीक है,
कह रहा कि जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 की पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 51 में क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आपको नहीं आ रहा हो तो आप इनका नाम टिक कर देंगे, हो सकता है उसमें 90% चांसेस है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पाइबॉट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है? चलिए देख लेते हैं इसको भी हम। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि आईआईटी मद्रास, आईआईटी रोपड़, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये कारनामा करके दिखाया गया है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो रतले जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर? क्वेश्चन 53 का आंसर इसमें सी हो जाएगा। चिनाब नदी पर रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। 53 का आंसर सी सही हो जाएगा। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य हस्ताक्षरों की दीवार में शामिल किया गया है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गीता गोपीनाथ। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? देखिए 100% नहीं लिखा है, 99.999% लिखा गया है। तो इसका क्वेश्चन 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ की गई है? जोरहाट में। कहाँ पे? जोरहाट में, असम में। जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा? शेरपा का मतलब होता है जो जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, है ना, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, संस्था को रिप्रेजेंट करेगा, उसी को बोला जाता है शेरपा। तो G20 की जो मीटिंग हुई उसके लिए भारत का नया शेरपा किसको चुना गया था? किसको चुना गया था? किसको? ये हो जाएंगे अमिताभ कांत। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 56 का आंसर डी इसमें सही हो जाएगा। मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है कितना है? ये 150वां। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल, क्वाड मतलब क्या हो गया? क्वाड में कौन कौन से देश हैं देख लेते हैं एक बार। तो इसमें अमेरिका है ना, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। ये चारों देश हैं, इनको मिला के क्या बोलते हैं? इसको क्वाड बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए जापान हो गया, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, इसमें न्यूजीलैंड नहीं बल्कि इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ठीक है, तो 58 का इसमें आंसर डी हो जाएगा। मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जो आसानी आया था, इसका नाम किस देश ने रखा था? तो आसानी जो 59 को क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें? इसको रखा था श्रीलंका ने। किसने रखा था? श्रीलंका के द्वारा नाम रखा गया था। बंगाल की खाड़ी में आया था। ये आपको ये भी याद रखना है कि चक्रवात का नाम किसने रखा और ये हिट कहाँ पे किया था? तो बे और बंगाल में क्या था? चक्रवात कौन सा हो जाएगा? आसानी। ठीक है, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो करंट का क्वेश्चन ये भी हो गया कि ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और ये कहाँ पे पूछ रहा है। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ये फिलीपींस में। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथकली, ओडिसी, भांगड़ा, मोहिनीअट्टम। तो शास्त्रीय नृत्य इसमें नहीं है। कौन सा? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एरिया वाइज राजस्थान। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल ना लिख के जनसंख्या पूछता तो अपना यूपी हो जाता, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? 63। तो ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पे है? 60 क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें ये तिरुवनंतपुरम में है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए नीचे आपको बताना है ये कौन किससे संबंधित है ना। 65 का कौन किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ये अमजद अली खान किससे संबंधित है? ये सरोद से संबंधित है। अली हुसैन किससे संबंधित है? ये शहनाई से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? तो संबंधित है बांसुरी से। और अल्लाह रखा किससे संबंधित है? ये तबला से संबंधित है। तो इस तरह से इसमें देखें तो ए का 2, बी का 4, इसमें ऑप्शन ये ए का 2, बी का 4, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा आपको बताइए कौन सी है? इसमें
66 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा, रुपया है। क्या है? रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? रुपया है। रुपया कहाँ का है? ये इंडिया का है। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का अवार्ड किसको दिया गया? 67 का इसमें गीतांजलि श्री को दिया गया है। ठीक है, गीतांजलि श्री को। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। रेत की समाधि। ठीक है, किसके लिए? रेत की समाधि के लिए। मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये रियल मैड्रिड ने जीता है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। जून 2022 में अबू धाबी में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया शेरशाह को। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाते हैं हम। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। अब आगे आपका गद्यांश दिया गया, आप इसको पढ़िएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन इजी हैं सारे, बाकी सारे क्वेश्चन जो है पैराग्राफ बेस्ड हैं। इसी को देख के आपको क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे बिजी आप लोग करिएगा, नहीं आता तो पूछिएगा। तो आज क्लास में इतना ही। क्लास को पूरा देखिए, शेयर कीजिए चैनल को, क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सहयोग बना के रखिए। जो भी आपको सजेशन देना है, सुझाव देना है, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना। जो भी आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, सुधार करना हो, तो उसका भी स्वागत है, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, हम इंतजार करते हैं कि हाँ कोई कमेंट करे कि आपको ये सुधार करना है, या फिर जो भी चेंजेस करने हैं आप उसमें सजेशन हमको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास में इतना ही। क्लास को पूरा देखिएगा, सहयोग बना के रखिए। धन्यवाद।